मैं पनियरा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है और मैंने आवेदन भी किया है और मैं माननीय जी से इसके लिए निवेदन भी किया हूं। बाकी उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं, चाहे पार्टी हमें टिकट दे चाहे ना दे। हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जनता ने कोरोना में देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदद मांगने वालों पर एनएसए लगाने का काम किया है। एनएसए लगाने का, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी धाराएं लगाने का काम किया है। ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जब हम लखनऊ से चलते थे तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लोकसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। आदरणीय प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आदरणीय पवन पांडे जी राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों को सम्मान शुरू से समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। एक ऐसा युवा जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, खेल भी ऐसा कि दिग्गजों को पटकनी देता हो, आर्मी में जाकर देश की सेवा करने की इच्छा हो, कुछ ऐसे कारण हुए कि आर्मी में ना जा सका वो युवा, खेल में ज़बरदस्त खेल बास्केटबॉल का खेल रहा हो, समाज की ज़बरदस्त सेवा कर रहा हो, कोविड में भी जनता की खूब सेवा किया हो, जनता के बीच लोकप्रिय हो, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कि जनता उसे पसंद करती हो। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। और जिस व्यक्ति के लिए हमने ये 4 लाइन की भूमिका बनाई वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता मृत्युंजय यादव जी हैं, जिनको लोग प्यार से बिट्टू भी कहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मृत्युंजय यादव जी हैं और हम व्यक्ति विशेष में इस व्यक्ति की विशेषता जानना चाहेंगे कि ये व्यक्ति क्यों विशेष है और इस व्यक्ति की क्या विशेषता है। मृत्युंजय जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय जी, हमारा व्यक्ति विशेष शो चल रहा है और इसमें हम शख्सियत के बारे में उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से जनता को बताने की ये कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का संघर्ष क्या रहा है और वो व्यक्ति समाज के लिए क्या किया है और वो व्यक्ति आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले समय के लिए वो क्या सोच रहा है। जरा अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में और अपने संघर्ष के बारे में जनता को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। मेरी शिक्षा दीक्षा की बात है और मेरे जीवन की बात है जहाँ तक, तो मेरा जन्म 1995 29 जनवरी का है और मेरी शिक्षा आर्मी स्कूल से हुई है और उसके बाद मैं सेंट्रल एकेडमी में पढ़ाई किया हूँ 12वीं तक की। 10th के बाद जो है मेरा सिलेक्शन जो है स्पोर्ट्स कॉलेज में हो गया था, बास्केटबॉल जो है चैम्पियनशिप में। तो मैं 7 सालों तक लगभग जो है हॉस्टल में रह करके खेलने का काम किया हूँ, जहाँ मैंने 3 स्टेट लेवल चैम्पियनशिप खेले हैं और लगभग 2 जो है नेशनल पार्टिसिपेंट हैं। 17.5 साल की उम्र में लगभग आर्मी में एक ट्रायल था मेरा, रिलेशन उस पर स्पोर्ट्स कोटे से वो भर्ती आई थी नासिक में। तो मैं वो ट्रायल दे करके आया था और 3 महीने बाद जो है मुझे ज्वाइन करना था। उस बीच एक टूर्नामेंट था, जूनियर स्टेट टूर्नामेंट था, जौनपुर में चल रहा था, जिसमें मेरा पैर जो है घुटना ये पीछे हो गया था, जिसके कारण जो है मैं आर्मी में नहीं जा सका या अपनी सेवाएं आगे नहीं कंटिन्यू कर सका और लगभग 1 साल तक बेड पर मैं लखनऊ हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में मैं भर्ती रहा। उसके बाद जब मैं ठीक होकर के वापस गोरखपुर आया तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पूरी की। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है आगरा से पूरा किया। अभी मैं पीएचडी की तैयारी में था, फिर बाद में मैं बिजनेस में आ गया और फिलहाल मैं 2 स्कूलों का प्रबंधक हूँ, श्री ज्ञान इंटरनेशनल फाउंडेशन। बड़ा तीखा संघर्ष रहा है और मीठा भी संघर्ष रहा है। आपने खेल के क्षेत्र में, बास्केटबॉल के क्षेत्र में आपने भारत का गौरव बढ़ाया, राष्ट्रीय लेवल तक आपने खेला, फिर आप आर्मी में गए। जैसा आपने बताया कैसे आपको आर्मी से हटना पड़ा
क्योंकि घुटने में चोट था। आपको नहीं लगा कि जिस दो क्षेत्र से आप प्यार करते थे, एक खेल का क्षेत्र था और दूसरा आप आर्मी में जाना चाहते थे, जब एक तरफ से आपका खेल छूटा, दूसरे तरफ से आपकी आर्मी की जो जॉब है वो छूट गई, तो आप निराश नहीं हुए कि आगे मैं क्या करूँगा? क्योंकि मेरा जो है पारिवारिक बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स से रहा है। मेरे पिताजी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं और NIS कोच भी रहे हैं, तो एक पहले से ही प्रेशर था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मतलब मैं नेशनल खेलने के बाद जो है या नेशनल में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है मैं रेलवे की नौकरी कर सकूं, रेलवे में ज्वाइन कर सकूं। मेरे घर वालों की भी यही इच्छा थी, क्योंकि पिताजी जो है आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि 17.5 साल ही में जो है एक ट्रायल था उनके किसी जानने में, उन्होंने बताया था नासिक में, तो मुझे वहाँ भेज दिया गया था और उनका बहुत प्रेशर था कि जो नौकरी पहले मिल रही है उसको तुमको ज्वाइन करना है। तो घर के आगे जो है आप समझ सकते हैं नौजवानों की बहुत नहीं चल पाती है, तो मेरा भी वही मोटिव था। कब तक, कितने साल तक आपने आर्मी में जॉब की, किस पद पे थे आप? नहीं सर, मैं जॉब नहीं कर पाया। अच्छा। मेरा ट्रायल हुआ था, केवल सिलेक्शन हुआ था, 3 महीने बाद जो है मुझे ज्वाइन करना था। बीच में सर एक स्टेट लेवल चैंपियनशिप था, मेरा अंतिम जूनियर बचा हुआ था, तो मैं वो जौनपुर में खेलने के लिए गया हुआ था, जहाँ चलते टूर्नामेंट में मेरा जो है नी 360 जो है डिग्री वो बेंट हो गया। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग होना था? जी, ज्वाइनिंग होना था। 3 महीने बाद की मेरी ज्वाइनिंग थी, क्योंकि 3 महीना मेरी एज उसमें कम थी, 3 महीने बाद की ज्वाइनिंग थी। जैसे आपने बताया कि आपका एज 1995 के आसपास आपका जन्म हुआ और एज आपकी लगभग 26 के आसपास होगी मेरे अनुसार। तो जहाँ देश में युवाओं की जनसंख्या 65% जो आबादी है वो युवाओं की है, क्या लगता है, आपकी उम्र 26 साल है, देश की युवाओं की जनसंख्या भी 65% युवाओं की जनसंख्या भारत में 65% युवाओं की है, और अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए और राजनीतिक पार्टियों में देखा जाए, संसद में देखा जाए या विधानसभा में देखा जाए, तो 12% युवा ही सांसद हैं, और वो भी युवा ऐसे सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही हो, या तो उनके चाचा जी विधायक हैं या तो उनके पापा जी विधायक हैं। क्या लगता है, मृत्युंजय यादव जो कि लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, राजनीति की हुंकार भर रहे हैं, 2022 की विधानसभा की हुंकार भर रहे हैं, आपकी पार्टी आपको टिकट देगी? सर, राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी के बाद, माननीय अखिलेश यादव जी पहली बार जब 2012 में मुख्यमंत्री चुनकर के आए, तो उनके आने के बाद युवाओं का एक समूह जो है राजनीति की तरफ आकर्षित होने लगा। नहीं तो मुझे याद है कि मुझे लगता नहीं था कि कोई भी पार्टी 40, 45 या 50 साल से कम के किसी उम्र के व्यक्ति को विधानसभा का टिकट देती थी, या विधायक बना करके या लोकसभा में सांसद बना करके भेजने का काम करती थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम मैं 40-45 ऐसे नाम आपको गिना सकता हूँ जिनके पास रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के संघर्ष के बदौलत उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको मौका दिया, और आज कई ऐसे नाम जो 40 साल से कम उम्र के हैं वो सदन में MLC हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और कुछ तैयारी में हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारी पार्टियों से सवाल है, ये आपकी पार्टी से ही सवाल नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव के आने के बाद युवाओं में रुझान हुआ, मुख्यमंत्री भी आपके भारतीय जनता पार्टी के वो भी युवा हैं, उनकी भी उम्र 50 के भीतर है, या देखें तो 55 के भीतर है, राहुल गांधी जी हैं। युवाओं में हुंकार युवाओं ने अपने नेताओं के लिए भरा, लेकिन वो युवा झंडा ढोने तक, जिला पंचायत सदस्य तक ही रह जाते हैं। आपकी पार्टी में देख ले, युवा का मतलब अखिलेश यादव, युवा का मतलब तेजस्वी यादव, युवा का मतलब तेज प्रताप यादव, युवा का मतलब चिराग पासवान, युवा का मतलब दुष्यंत चौटाला, युवा का मतलब तेजस्वी सूर्या, युवा का मतलब पंकज सिंह, युवा का मतलब जितनी राजनीतिक पार्टियां जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार, युवाओं को तो टिकट मिला है, लेकिन आम कार्यकर्ता जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, किसी भी पार्टी ने अगर गिना चुना नाम दिखा दूं तो शायद नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अपनी पार्टी का
लगभग 35 से 40 ऐसे नाम बता सकता हूं जो इस वक्त सदन में हैं और जिनकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, और वो 40 साल से कम उम्र के हैं और 30 साल से भी कुछ कम उम्र के हैं। वो एमएलसी हैं, विधायक हैं और कई लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो माननीय अखिलेश यादव ने जो युवाओं को राजनीति में एक जो है स्थान देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, एक किसान परिवार का युवा निकल के जो आता है लखनऊ और लखनऊ संघर्ष करता है, उसको माननीय अखिलेश यादव ने सदन में भेजने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। कम से कम 40 ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं अपनी पार्टी के। मैं दूसरे पार्टियों की बात नहीं कर सकता हूं, आप तमाम बिहार से लेकर हरियाणा तक की पार्टियों की बात कर, लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाला एक उनका सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। और उन्होंने जो उम्मीद दी है, उस उम्मीद के चलते युवाओं का एक बड़ा हुजूम समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आप 2022 में विधानसभा का हुंकार भरने वाले हैं, चुनाव का हुंकार भरने वाले हैं। वो कौन सी सीट है जहां से आप विधानसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे और चाहेंगे कि आपकी समाजवादी पार्टी वहां से आपको टिकट दे? सर, लगभग 12 सालों से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और किसी न किसी रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हर कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है कि उसको आगे मौका मिले, उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले, सदन में जाने का मौका मिले, अपने नेता के साथ बैठने का मौका मिले, अपने नेता के लिए काम करने का मौका मिले। मैं पनियरा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है और मैंने आवेदन भी किया है और मैं माननीय जी से इसके लिए निवेदन भी किया हूं। बाकी उनका जो फैसला होगा, हम उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं, चाहे पार्टी हमें टिकट दे चाहे ना दे। हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। एक तरफ सत्ता पक्ष एकजुट है, विपक्ष बिखरा हुआ है। क्या लगता है आप भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? और आपके पार्टी का नारा है 22 में बाइसिकल, आपकी साइकिल कितनी मजबूत होती नजर आ रही है? सर, विपक्ष का जो एक तमगा है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ पास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, विपक्ष के नेता सदन में समाजवादी पार्टी के हैं, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। और जहां तक 22 में बाइसिकल की बात है, जनता भारतीय जनता पार्टी से हर मुद्दे पे परेशान है, चाहे वो गैस की बात से ले लीजिए, चाहे पेट्रोल की बात तक ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदू मुसलमान, राम मंदिर से लेकर के उनके पास जमीन पे कोई मुद्दे नहीं है और जनता एकदम पूरी तरीके से त्रस्त है। जनता तैयार बैठी है। जनता ने कोरोना में देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदद मांगने वालों पर एनएसए लगाने का काम किया है। एनएसए लगाने का, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी धाराएं लगाने का काम किया है। आप बताइए, जनता अपने मुख्यमंत्री से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? और आपसे अगर कोई मुख्यमंत्री से जनता किसी चीज़ के लिए निवेदन कर रही है, ऑक्सीजन के लिए निवेदन कर रही है, तो मुख्यमंत्री जी उसको ये बोलेंगे कि आप पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाएगा। आपसे 2 सवाल, हम आपको रोकेंगे। 2 सवाल। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा विपक्ष का कहना है कि आराम से नहा धो के निकलते थे और अपने एसी वाले रूम से ट्वीट कर देते थे, वही उनका काम था। उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ था। वो पूरे कोविड के समय में, 1 मिनट, पूरे कोविड के समय में वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए। आप जैसा युवा काम कर रहा था जमीन के स्तर पे, कोविड के समय लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए। दूसरी चीज़ कि वैक्सीन पे उन्होंने भ्रम फैलाया कि ये मोदी वैक्सीन है, आप इस पर क्या कहें? सर, सबसे पहले तो जो आपका ये सवाल है, पहला सवाल, उसका मैं जवाब देता हूं। माननीय अखिलेश यादव देश की उम्मीद है इस वक्त और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। कोविड के दौरान कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे और माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। तो अगर वो सिर्फ अपने एक संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में ध्यान देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका कौन संभालेगा? और जो लोग ये कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी नहा धोकर आकर ट्वीट कर देते थे, उनके एक ट्वीट पर उनके लाखों लाख कार्यकर्ता बिहार बॉर्डर से लेकर और गाजियाबाद बॉर्डर तक सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए
लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे, जो काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज का था, और वो उस वक्त बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। तो अगर एक ट्वीट से बैठ करके मॉनिटरिंग करने से आपके लाखों कार्यकर्ता जनता तक सीधा मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। और उस वक्त अगर माननीय अखिलेश यादव जी निकलकर रोड पे आ जाते तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि इस वक्त इनको राजनीति करनी है। मेरा प्रश्न आपसे ये भी होगा कि आप अखिलेश यादव को बड़ा नेता मानते हैं या फिर शिवपाल यादव को? देखिए, जब से मैं राजनीति में आया हूं, मैंने समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को देख करके ज्वाइन की। उनको देख करके ही मैंने राजनीति में कदम रखा है, उनके विचारों से सीख करके ही मैंने राजनीति में कदम रखा है। वो 2000 के आसपास वो पहला चुनाव कन्नौज से जीत के आए, फिर एक लगभग 20 साल के आसपास से वो राजनीति कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को सींचने में, बनाने में, और मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ कहे जाते थे शिवपाल सिंह यादव, अलग हो गए किन्हीं कारणों से। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन अखिलेश जी से वो मिलना चाहते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, अखिलेश उनसे मिल नहीं रहा, अखिलेश यादव जी मिल नहीं रहे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को शिवपाल सिंह यादव जी से मिलना चाहिए? सर, ये परिवार की बातें हैं, और इस पर जो है बाहरी किसी आदमी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, और खासकर मेरे जैसे आम कार्यकर्ता का। आपने देखा जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव के होने से समाजवादी पार्टी मजबूत रही है, और उनके हटने के बाद आपने पार्टी का हस्ल देखा। यूपी को ये 7 पसंद है, जनता ने नकारा, विकास को नकार दिया, सारी चीज़ें जनता ने नकारा, और इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव के योगदान को नकारा जा सकता है? इस पर जो भी फैसला होगा, ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला फिर मैं आपसे पूछता हूँ, पारिवारिक मामला है, उनका मामला है, क्या आपको लगता है, बतौर समाजवादी पार्टी के आपके कार्यकर्ता के रूप में हम पूछ रहे हैं, कि क्या दोनों लोगों को मिलकर काम साथ करना चाहिए? इस पर जो भी फैसला होगा वो हमारे नेता का फैसला होगा। ये पारिवारिक बातें हैं, मैं इस पे नहीं बोलना चाहूँगा सर, और परिवार के बीच में ना ही बोलना चाहिए। और मीडिया ने तमाम सवाल उठाए कि भतीजे ने चाचा का सम्मान नहीं किया, ये नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी का एक वीडियो कहीं मैं न्यूज़ के माध्यम से देख रहा था, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बैठे हुए थे। माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कहीं से उनका सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं। बाकी राजनीतिक क्या भूमिका रहेगी, ये हमारे नेता का फैसला है, और हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं हर कदम पे। लगातार ये देखा जा रहा है कि बसपा ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, अयोध्या से शुरू किया। लगभग 16 जिले बचे हैं जहां बाकी है ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन। आप लोगों ने भी ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, साइकिल यात्रा भी आपने शुरू की, और आप लोगों का आरोप है, खास करके बड़े प्रमुखता से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, खास करके विपक्ष समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, कि ब्राह्मण उपेक्षित है इस सरकार में। ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जब हम लखनऊ से चलते थे तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लोकसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। आदरणीय प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आदरणीय पवन पांडे जी राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों को सम्मान शुरू से समाजवादी पार्टी ने ही दिया है, ऐसा मेरा मानना है। ओवैसी जी ने कहा, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कि वाई और एम जब चुनाव होता है तो खूब एम को लुभाने की बात कही जाती है, एम के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है, एम को भूल जाती है, वाई पर ध्यान देती है। सर, मैं उतने बड़े नेता का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की ये सोच है
कि केवल और केवल विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जो आवाम, जो प्लेटफॉर्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में देने का काम किया, वो किसी भी दल ने बीते 30 सालों में, अगर आप देख लें, मेरी जितनी समझ है, बीते 30 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी का इतना सही है, या तो अपराधी जेल में है या तो वो यूपी से बाहर चला जाना चाहता है। योगी जी ने कहा कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या लगातार रोड बनाने का काम, उत्तर प्रदेश में विकास का काम, अभी देखिए गोरखपुर को 4 विश्वविद्यालय मिले, 2 और विश्वविद्यालय मिल गए, चिड़ियाघर देख लीजिए, नौका विहार देख लीजिए। खास करके यूपी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पे कहना है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर पे है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी केवल हेडलाइंस बनाने का काम कर रहे हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मुख्यमंत्री जी के शहर में अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं मैं, मुश्किल से 1 हफ्ता हो रहा होगा, एक बहन अपने पिता को कुछ गुंडे हत्यारे जो है उनको मारपीट उनके साथ कर रहे थे। एक उनकी लड़की जो है उनको उनका वीडियो बनाने का काम कर रही थी। उन अपराधियों ने सरेआम उस लड़की को गोली मार दी, और 6 दिन उस लड़की का इलाज चला लखनऊ में, और वो लड़की नहीं रही आज हमारे बीच। तो मुख्यमंत्री के शहर में सीएम सिटी है, ये मोस्ट वीवीआईपी सिटी है इस समय उत्तर प्रदेश की। और सोचिए, जब मोस्ट वीवीआईपी सिटी में सीएम के जाने के 2 से 3 दिन के बाद ही अगर ये घटना हो रही है, या माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि जो है आदरणीय राज्यपाल महोदय को रिसीव करने आने वाले थे, उसके 2 दिन पहले की ये घटना है। तो सोचिए, अगर इस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आने और जाने के बीच में अगर ये घटनाएं हो रही हैं, तो सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फेल है, विकास उसने नहीं किया, और जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उद्घाटन का उद्घाटन करा रही है, हमारे शिलान्यास का शिलान्यास करा रही है, वो आप 3-4 काम गिना दीजिए जो आपके नज़र में भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है विकास, और वो फेल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अभी आपने बात की, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने ज़्यादा बजट दिया था, वो कम बजट में बना रहे हैं। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जब माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था तो 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन था। उससे बेहतर क्वालिटी का एक्सप्रेसवे, उससे बढ़िया एक्सप्रेसवे का बजट माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पास करने का काम किया था। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका बजट काट कर, उसकी गुणवत्ता को घटाकर उसको बनाने का काम करते हैं। और हाल ही में अभी पिछले 2 महीने पहले खबर आई थी, जब बारिश का मौसम शुरू हुआ था, कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया है कई जगहों पे। तो जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करके जाते हैं, और जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी भरते हैं, वो एक्सप्रेसवे जो है शुरुआत अभी लोकार्पण होने से पहले ही वो धंस जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक होगा इस सरकार में। मुझे याद है कि जब नई सरकार हमारी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, तो कुछ महीने बाद ही एक मंत्री जी जो है अपनी पूरी टीम लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गए थे और उसकी जांच पड़ताल कराने का काम कर रहे थे बहुत जोरों शोरों से, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उनके मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मंत्री जी खुद फावड़ा लेकर और सड़क खोदने का काम कर रहे थे। तो ये हताशा है। कोई भी सरकार हो, जब चुनाव आता है तो वो किसी प्रोजेक्ट का बजट बढ़ा देती है, या वो फिर ऐलान कर देती है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। जैसे कि चिड़ियाघर की बात हो रही है गोरखपुर के, तो ये 2011 के आसपास बसपा की सरकार थी और मायावती जी ने ये चिड़ियाघर बनाने का ये काम किया था कि ये चिड़ियाघर बनेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे,
चाहे आपकी सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, लेकिन मूर्त रूप भारतीय जनता पार्टी में ही चिड़ियाघर को मिला। 121 एकड़ में बना ये चिड़ियाघर, तो किसी के काम को काम कराना क्या गलत है? आप लगातार कह रहे हैं हमारे उद्घाटन को उद्घाटन करा रहे हैं, हमारे शिलान्यास को शिलान्यास करा रहे हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट अगर आपका है जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर ये सरकार करा रही है तो विकास ही तो हो रहा है। ये तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों का फीता काट करके उसको अपना काम बताने का जो लगातार काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था हर साल 2 गिना दीजिए ना, हमको 2-3 काम गिना दीजिए जो आपको लग रहा हो कि ये सरकार नहीं पूरा कर पाई है। पहला वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया था कि प्रदेश की जनता में युवाओं को हर साल 2 करोड़ का रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख का रोजगार जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया। 4 लाख नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, पेपर में आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री जी के सारे फाइल्स पे पेपर बांट रहे हैं, जमीन पे उनका कोई भी वो नहीं है। हम तमाम युवाओं आप तमाम युवाओं से मिलते होंगे, आप पता करिए ना कि कितने युवाओं को 5 साल में एक भर्ती नहीं कंप्लीट हुई है। जो नौकरी 2017 में आदरणीय अखिलेश यादव जी छोड़ करके गए थे, वो उसी तरह पड़ी हुई है। उसके बाद एक भी नई भर्ती की नियुक्ति योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में नहीं हुई, और इस चीज को छुपाने के लिए फर्जी लेखपाल से वीडियो बनवा करके मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने का काम किया। सोचिए, इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। जब आप जैसे पत्रकारों ने उनको घेरने का काम किया, तो उस लेखपाल की सच्चाई निकल के सामने आई। आपके पार्टी का एजेंडा 2022 में क्या होगा? आप युवा हैं, खुद युवा हैं, और पनियरा विधानसभा क्षेत्र से आपने ये इच्छा जाहिर की है कि आप भी विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ेंगे। तो क्या आपके पार्टी का एजेंडा होगा और किन मुद्दों पर आपकी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात, मैं लड़ना चाहता हूं। अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, किसी भी हालत में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े रहेंगे। हम उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से राजनीति में आए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। चाहे वो 22 महीने में रिकॉर्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, चाहे वो 23 महीने में लखनऊ शहर में मेट्रो चलाने का काम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 4.5 साल बीत गए। जब मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है 2017 में सत्ता में आए थे, तो उन्होंने धड़ाधड़ डीपीआर करने का काम किया था, और पेपर्स की बड़ी बड़ी हेडलाइनें बनाने का काम किया था कि झांसी में मेट्रो दे देंगे, गोरखपुर में मेट्रो दे देंगे, और बनारस में मेट्रो दे देंगे। तमाम जगह मेट्रो देने का काम किया था। आज 4.5 साल बीत गए हैं, कहीं एक पिलर खड़ा हुआ हो तो बताएं मुख्यमंत्री जी। एजेंडा क्या होगा आपके पार्टी का 2022 में? आप युवा हैं, वो 4-5 काम बताइए जो एजेंडा आपकी सरकार तय करेगी। पार्टी मीटिंग होगी, जो आपके मंत्री बैठेंगे, बड़े बड़े नेता बैठेंगे, आप तय करेंगे कि 22 में हमें किन मुद्दों के साथ जाना है। आपको क्या लगता है कि किन 4-5 वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आपकी सरकार फोकस करेगी और 2022 में जाना चाहेगी? माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का विकास केवल और केवल मुद्दा विकास है। उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में आते ही करेगी। और रही बात मुद्दों की, तो युवाओं को रोजगार देने से लेकर के वृद्धा पेंशन देने तक, देवरिया से लेकर और गाजियाबाद तक विकास और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया पायदान, जो सिर्फ होर्डिंगों में नहीं रहेगा, जमीन पर उतर करके आएगा। जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके समय में रोजगार की नदियाँ बहती थी, लाइन आर्डर बेहतर था, सामाजिक समरसता थी, सब कुछ था, विकास भी उन्होंने किया था। तो फिर जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार क्यों दिया? जनता बहुत भोली होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं।
वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो जातियों की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो अगड़ों पिछड़ों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री किसी चुनाव में आकर के इस तरीके से झूठ बोलने का काम करे तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। सहारनपुर की रैली में जब आपका बसपा से गठबंधन था, सहारनपुर में आपके गठबंधन की रैली हो रही थी, अखिलेश जी और माया जी सहारनपुर में रैली कर रहे थे, तो वहाँ कहा गया कि मुसलमानों एक हो जाओ। तो ये क्या था? ये भी तो जाति को बांटने का काम था। मुसलमानों एक हो जाओ, ये हमारे नेता का बयान नहीं हो सकता है। अगर आपने गठबंधन किया है, सहारनपुर में दोनों लोग की रैली हो रही है, अगर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, मंच पे दोनों लोग हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी शुरुआत 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने की मैं थी। बता दे रहा हूँ, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के इंटरव्यू में जहाँ पवन पांडे जी भी थे, प्रमोद तिवारी जी भी थे कांग्रेस के, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, डिबेट हो रहा था, उसी में ये बातें आई। मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू में कि ये कहा गया। तो आपकी भी तो पार्टी ने वही किया जो आपने कहा कि विपक्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में आने के बाद लगातार पिछड़ी जातियों पर, मुसलमानों पर और दलित जातियों पर जो अत्याचार लगातार बढ़ गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा बयान आया होगा, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया होगा जिससे किसी जाति या धर्म से जोड़ करके देखा जाए। आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, लंबे भी हैं, अब थोड़ी शरीर आपकी भारी लग रही है, लेकिन खेल जानते हैं। अब तो 5-6 साल से आप राजनीति भी कर रहे हैं, 7 सालों से खेला होवे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी का काम देखा है, और 17 से लेकर के 22 तक लगभग 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी का भी काम देखा है। तो मुझे लगता है कि जनता इस बार काम को तौलेगी, और निश्चित तौर पर जनता विकास के साथ जाएगी, जनता मेट्रो के साथ जाएगी, जनता वृद्धा पेंशन योजना के साथ जाएगी, जनता एम्बुलेंस के साथ जाएगी, जनता डायल 100 के साथ जाएगी, जनता मेट्रो के साथ जाएगी। मतलब खेला विकास का होवे। विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास ही विजन है माननीय अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दल हैं, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता से, माननीय अखिलेश यादव जी को छोड़ करके, मैं समाजवादी पार्टी की छोड़ की बात कर रहा हूँ, कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता से उतने सहजता से नहीं मिल सकता है जितना समाजवादी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता उनसे मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। क्या लग रहा है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले उनको अपना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बचाना चाहिए। सम्मान? डिप्टी सीएम है। देखिए, डिप्टी सीएम जैसा कोई पद है नहीं संविधान में। और दूसरी बात ये, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और दूसरे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए, श्री दिनेश शर्मा जी के लिए, जहां सोफा और कालीन बिछाया जाता है, वहीं इन दोनों लोगों के बीच में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पर जगह दी जाती है। बीते कुछ दिन पहले की एक फोटो आई थी जिसमें आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह पटेल को भी स्टूल पे जगह दी गई थी। एक बात बताइए, आपने कहा कि आपके पार्टी में सारी जातियों को सम्मान है, मान है, सब कुछ है। मुख्यमंत्री तो आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, समाजवादी पार्टी से ही होगा, परिवार का ही होगा। क्या ब्राह्मण को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, या ये आपसे सवाल है? देखिए, मैंने पहले बताया कि डिप्टी सीएम जैसा पद कोई संविधान में है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीतिक पद है ना, राजनीतिक पद है ना। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद हमेशा जो है ब्राह्मणों के सम्मान के लिए ही आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को दिया जाता है। चलिए, आपने मेरे प्रश्नों का सीधे सीधे जवाब दिया, कहीं भी घुमाते हुए नजर नहीं आए। जो भी तीखे प्रश्न थे, बड़े हंसते हुए, बड़ी मधुरता से सीधा जवाब दिया। आप ये भी कहते हुए नहीं चूके कि आपको टिकट क्यों दिया जाए। आपने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा।
कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।